स्कूल में किसी ने पूछा यार ए से लेकर ई तक अल्फाबेट्स लिखो, तो आप लिख दोगे ए बी सी डी ई। सेम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से फ्रेम कर लिया। नीट में जस्ट एग्जांपल के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा कि वो कौन से अल्फाबेट्स हैं जो ए और ई के बीच में आते हैं, तो भाई बी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, मतलब ऑल ऑफ अबव सारे ही आते हैं। Hello everyone, so this video is about how to manage your NEET preparation along with your school examinations or your board examinations। या फिर आप स्कूल अगर रेगुलर जा रहे हैं तो 2 साल आप स्कूल के साथ साथ अपनी नीट प्रिपरेशन कैसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने खुद अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन की है और मैंने 2 साल रेगुलर मैं स्कूल गया हूं। 2009 से लेकर 2011 दिस वाज माय जर्नी। आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ केवी स्कूल। साथ में दोस्तों मैंने उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग मैंने कोटा से किया था। आई हैव मैनेज्ड बोथ स्कूल एंड कोचिंग सेम टाइम पर 2 साल एंड आफ्टर दैट मैंने जेई क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने IIT बॉम्बे से अपनी बीटेक कंप्लीट करी और पिछले 7 सालों से जेई और नीट एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूं। सो इस वीडियो का अकेला एक ही पर्पस है कि हम ये कैसे सीखें कि जेई या नीट के साथ साथ हमारी बोर्ड्स या हमारी जो स्कूल प्रिपरेशन है हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहां पर एकदम आपको फैक्ट वाला बता देता हूं कि मोर देन 90%, इनफैक्ट मोर देन 95% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा फोबिया होता है। एक्चुअल में ये इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है, ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम उसको सोच सोच कर वापस से उसके बारे में ओवरथिंक कर करके उसको एक इतना बड़ा मुद्दा बना लेते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। मैं आप लोगों को एक डेटा बताना चाहूंगा और ये डेटा एकदम फैक्ट डेटा है। आप लोगों को पता है कि नीट एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स 12th के साथ में देते हैं जिन्हें आप फ्रेशर्स बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो ड्रॉप लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का 1 साल ड्रॉप लेने के बाद सिलेक्शन होता है, किसी का 2 साल, कुछ बच्चे 3 साल तक भी ड्रॉप ले लेते थे पहले, इनफैक्ट अभी भी लेते हैं। बट मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, परसेंटेज वाइज उन बच्चों का नंबर ज्यादा है सिलेक्शन का जो 12th के साथ आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, उनका जो रिलेटिवली जो नंबर है वो वहां पे ज्यादा है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपने ये फोबिया अपने दिमाग से हटा दिया और इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया दैट यस इट इज पॉसिबल, हम कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे सेम टाइम पर कर रहे हैं। सो आप लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस पॉइंट को लेकर अपने अंदर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जांपल हो, यार मैंने खुद अगर ये चीज क्लियर किए तो डेफिनेटली यार आप भी दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन मुद्दों पर आते हैं कि वो क्या कॉमन मुद्दे हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि बोर्ड्स का या हमारे स्कूल एग्जाम्स में जो करिकुलम फॉलो हो रहा है और जो नीट का सिलेबस है इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो हम बोर्ड्स का पढ़ें या हम नीट का पढ़ें या दोनों को मैनेज कैसे करें। तो मैं सिलेबस का एक बहुत सिंपल सा आप लोगों को यार फंडा बता देता हूं। आप ऐसा समझ लीजिए आप लोगों का 99.9% जो सिलेबस है वो एकदम कॉमन है। अगर आप कहीं से भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप वो ऑफलाइन कोचिंग से कर रहे हैं या हमारे साथ पढ़ ले नीट या अदर कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप अगर कोचिंग कर रहे हैं, तो आप पूरा फोकस नीट की प्रिपरेशन में करिए। उसका बाय प्रोडक्ट है आप लोगों का स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड्स का प्रिपरेशन। ऑटोमेटिकली वो प्रिपरेशन हो जाएगा। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, बायो और केमिस्ट्री में, तो आपने अगर NCERT कर ली तो यार दैट इज सफिशिएंट एनफ। तो इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल दें कि सिलेबस कुछ और है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ चीजें मैं बोल दूं 0.1% मैच नहीं करेंगी, तो आप ये 0.1 हटा भी दो ना, आप तो 99% कर लो, दैट इज सफिशिएंट एनफ। 99% भी आपने कवर कर लिया तो आपका काम हो गया। सो ये दिमाग से एकदम हटा दें कि सिलेबस में कुछ वेरिएशन है या बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, वो मैं एग्री करता हूं, वो आती है सीक्वेंस की। कि कोचिंग में मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लेकिन स्कूल में मे बी शायद वो चैप्टर नंबर 3 पे चले गए। तो यार मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फैक्ट बताऊंगा, मैं ये मतलब एकदम जेन्युइन बता रहा हूं आपको। मैं चाहे तो इस चीज का प्रूफ भी दे सकता हूं। यार मेरे 10th में अराउंड 89.6% आए थे। आई स्टिल रिमेंबर, दैनिक भास्कर में फोटो खींची थी, ये 2009 की बात है।
11th के परसेंटेज में अपने नहीं बताऊंगा, 12th के अगर मैं अपने परसेंटेज बताता हूं तो मेरा स्कोर अराउंड 87.6 था और मेरा सीबीएसई बोर्ड था, और इस 87.6 के साथ साथ मैंने आईआईटी जेईई क्रैक किया था एंड देन आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे। अब मेरा जो 11th का परसेंटेज है ये थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, दिस वाज अराउंड 57 के आसपास। और रीजन ये था, रीजन बहुत सिंपल था यार, ठीक है ना, मेरे स्कूल में चैप्टर नंबर 3 आ रहा है लेकिन कोचिंग में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो मैं चैप्टर 2 तक तो अच्छे से कर लूं, मेरे कुछ यूनिट टेस्ट बिगड़ जाएंगे, इट्स ओके, नो इशू इन दैट। 11वीं की परसेंटेज आपसे कोई नहीं पूछ रहा, 11वीं की परसेंटेज के बिहाफ पे आप डॉक्टर नहीं बनने वाले हो, तो इतना ज्यादा लोड मत लो। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक सोर्स पर होना चाहिए। एट द एंड जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा तब तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे स्कूल में एज वेल एज कोचिंग में, तब आप 4 देना यार, हाउ इज इट अ बिग डील। तो आप लोग अपना एक सीक्वेंस फॉलो करिए जो आपका कोचिंग में चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्कूल वाला ना करो, अगर दोनों मैनेज हो पा रहे हैं दैट्स गुड एनफ, अगर नहीं हो पा रहा है तो वेट कर लो, पर आप बीच में मत फंसना, कुछ चैप्टर्स यहां से कुछ चैप्टर्स वहां से, तो आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो सिलेबस हमें समझ में आ गया, सीक्वेंस हमें समझ में आ गई, पैटर्न नीट का और बोर्ड्स का पैटर्न अलग अलग होता है। यार ये सवाल एकदम वाहियात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से पूछता हूं, आपसे स्कूल में किसी ने पूछा यार ए से लेकर ई तक अल्फाबेट्स लिखो, तो आप लिख दोगे ए बी सी डी ई। सेम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से फ्रेम कर लिया, नीट में जस्ट एग्जांपल के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा कि वो कौन से अल्फाबेट्स हैं जो ए और ई के बीच में आते हैं, तो भाई बी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, मतलब ऑल ऑफ अबव सारे ही आते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ यार, अगर आपको वो चीज पता है, वो फंडे पता है, वो कॉन्सेप्ट पता है, सो इट डज नॉट मैटर वो किस फॉर्मेट में पूछ रहा है, बोर्ड्स में वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ रहा है या वो एमसीक्यू बेस्ड पूछ रहा है, आपने एनसीईआरटी करनी है, फंडे क्लियर है। सो गाइस दैट्स इट, उससे ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल आती है। अगर आप रोजाना स्कूल जा रहे हो तो 110% आपको प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन इसके मैनेजमेंट का सॉल्यूशन क्या है? कुछ बच्चे सोचते हैं कि बहुत एकदम रफ एंड टफ शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं, बस 4 घंटे सोएंगे, 5 घंटे सोएंगे, या यहां से हम कटौती कर देते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें सेंसलेस हैं। सबसे पहली चीज आपको नींद पूरी करनी है, और भाई पैरेलल में एंटरटेनमेंट भी चलना चाहिए, अदरवाइज आप 6 दिन 7 दिन 2 हफ्ते 1 महीने तक ऐसा टफ वाला शेड्यूल फॉलो कर पाओगे और उसके बाद वापस से चीजें सेम हो जाएंगी। तो आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, सबसे पहली चीज, यार मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, तो ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं स्कूल में जिस दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है। मान लीजिए आप लोगों का एनुअल फंक्शन चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, 15 अगस्त के आसपास कुछ फेस्टिवल कुछ भी चीजें चल रही हैं स्कूल में, डेकोरेशन वगैरह, तो आप ऐसे दिन को अवॉइड कर सकते हो, आप स्कूल ना जाएं। दूसरी बात, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपके पास 110% सफिशिएंट टाइम होता है। कुछ बार कुछ टीचर्स नहीं आने की वजह से आपको फ्री स्लॉट मिल जाता है, तो दोस्तों उन फ्री स्लॉट को यूटिलाइज करना है। इवन आप स्कूल में, मैं आपको गारंटी देता हूं, 1 से लेकर 2 घंटा अगर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें तो बहुत प्रोडक्टिव वे में आपका जो भी होमवर्क है, जो डीपीपीज है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा ही बच्चे करते हैं। सो गाइज, आप अगर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं कि सॉल्यूशन मिलेगा और चीजें बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगी। सो गाइज दैट्स इट, आज का सेशन यहीं पर। आपको कुछ और प्रॉब्लम से अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट गाइज, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।